ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है चर्चित नाट्यकर्मी योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक साक्षी हैं चिनार। ये नाटक डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना की कविताओं और उनकी संवेदनाओं को समेटकर लिखा गया है। पीड़ा को सहेजकर साथ में तभी रखा जाता है जब भोगे हुए यथार्थ का समाधान नहीं होता। डॉक्टर रैना कश्मीरी पंडित हैं। निर्वासन और नरसंहार की पीड़ा उनकी कविताओं में प्रकट या परोक्ष रूप से परिलक्षित होती हैं। ये नाटक उनकी कविताओं का एक कॉलाज है, एक ऐसा कॉलाज जिसमें क्षण है, समय है, परिवार है, परिवेश है, चीन्हे अनचीन्हे लोग हैं और हैं चिनार के दरख्त। कश्मीर घाटी के मन, विचार और आत्मा पर पड़े घाव, उसकी टीस, उसकी पीड़ा के साक्षी। ये नाटक दरअसल पीड़ा के अतीत का इतिहास है। तो आइए सुनते हैं चर्चित नाट्यकर्मी योगेश त्रिपाठी का लिखा यह नाटक साक्षी हैं चिनार। नाटक का निर्देशन किया है विनोद कुमार ने। तो लीजिए सुनिए साक्षी हैं चिनार। रिसर्च थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक स्टडीज CIHS ने घाटी में हुए 1989 से 2003 के बीच समुदाय के खिलाफ हत्या, बलात्कार और हिंसा के चुनिंदा प्रलेखित मामलों के विषय में एक रिपोर्ट 7 एक्सोडस एंड द एथनिक क्लेंजिंग ऑफ कश्मीरी हिंदूज की एक ग्राफिक लिस्ट प्रकाशित की है। 1990 में होने वाले पलायन की शुरुआत 1989 में ही हो गई थी। 14 सितंबर 1989 का यह दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक काला दिन है। हत्याओं अभी सूचना मिली है कि 14 मार्च नवीन सब्रो, 1 मार्च 1990 सूचना विभाग के DN हांडा और प्रधान के तेज किशन को इस्लामिक आतंकवादियों ने फांसी पर लटका 18 मार्च 1990। 1 दिसंबर राज्यपाल के निजी सहायक रैना की हत्या। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT के महाप्रबंधक HL खेरा की हत्या 19 अप्रैल 1990। सरला भट्ट का सामूहिक बलात्कार और हत्या। याद है? याद है। भूलना तो वो भी चाहता है, लेकिन इतना आसान होता नहीं। दर्द से गुजरने के एहसास को भूल जाना। कांता, कांता, वितस्ता, अरे कहां गए सब के सब? मां, मां, कहां हो तुम? सारिका, कहां हो तुम? सारिका, कहां हो तुम? सारिका, कहां हो तुम? हाँ? अरे मां, तुम यहां अकेली बैठी क्या कर रही हो?
क्या सोच रही हो माँ? नीलांबर, ऐसा लगा जैसे तुम्हारे पिताजी पुकार रहे हो मेरा नाम लेकर। सारिका, कहाँ हो तुम? सारिका, कहाँ हो तुम? अरे माँ, चलो उठो, आज पिताजी का श्राद्ध है ना, इसलिए। उठो उठो। हाँ, शाबाश माँ, तुम सोचती बहुत हो। मैं जानती हूँ उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसीलिए वो मुझे पुकारते रहते हैं। मैं जानती हूँ वो क्या चाहते हैं। क्या क्या चाहते हैं वो? अपने घर वापस जाना चाहते हैं। घर? हाँ, उन्हें अपने घर पहुंचकर ही शांति मिलेगी। घर पहुंचकर ही शांति मिलेगी। नीलांबर, बता बेटा, हम कब जाएंगे अपने घर? कब? माँ, मैं वही अपने घर में मरना चाहती हूँ। जैसे भी हो, जिस हालत में हो, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। न जाने कैसा होगा वो मेरा आंगन। मेरी तुलसी तो कब की सूख गई होगी। गली के मोड़ पर जो शिवालय था, वो होगा क्या अब तक? मुझे उस मिट्टी की गंध चाहिए बेटा। बता ना, हम कब जाएंगे अपने घर? चिनारों से अगर पूछो यही पैगाम मिलते हैं। वो आंगन और वो गलियां सभी वीरान मिलते हैं। छोड़ आए थे माजी हम जहां उजड़े मकानों में, वहां अब सिसकियां टूटे हुए अरमान मिलते हैं। माँ पूछती हैं वो कब जाएंगे घर। नीलांबर क्या बताएगा? उसका बस चले तो वो तुरंत लेकर चल देगा माँ को। उसे ऐसे मौके पर कोई जवाब नहीं सूझता। ऐसे मौके पर फिर मैं उसे समझाता हूं। मैं श्वेतांबर उसी का प्रतिरूप हूं, नीलांबर का प्रतीक। अलग शरीर नहीं है मेरा, हूं उसके अंदर ही, या मेरे अंदर वो भी है। जितना वाचाल वो है उतना मैं भी हूं, पर वो सब भी बोल देता है जो मैं जज्ब कर लेता हूं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ वो देखा है जो उसने नहीं देखा। मैंने देखा है, सदियों से देखा है। मैं जानता हूं हर्ष और विषाद, सुख और पीड़ा। जिसने देखा हो सब कुछ, वो रुकना भी जानता है। मैं श्वेतांबर। नीलांबर, कहाँ खो गया तू? मैंने कुछ कहा है तुझसे, सुना तूने? हाँ माँ, वो क्या है कि तुमने नीलांबर रुक जाओ, शब्द मत ढूंढो। मां के इस प्रश्न का उत्तर देने की ऊहापोह से बाहर निकलो नीलांबर। इसका जवाब मुझे देना होगा। बोलो ना बेटा। मां, तुम कहां जाना चाहती हो मां? कब से तो कह रही हूं, अपने घर वापस जाना चाहती हूं। कौन सा घर मां? वही घर,
हमारे पुरखों का घर, जहाँ हम रहते थे, जहाँ तेरे बचपन की स्मृतियाँ बिखरी पड़ी हैं बेटे। तू छोटा सा था उस दिन, उसी घर से तुझे गोद में छुपा कर भागे थे हम। वो घर तो कब का छोड़ आए हैं माँ। समय की कई परतें चढ़ गई हैं उस घर पर अब तक। न जाने आज कहाँ है वो घर, किस पथ पर है वो घर, जनपथ पर या राजपथ पर, मुझे खुद नहीं पता माँ। नहीं पता? हाँ माँ, मुझे नहीं पता। पर माँ, ये पता है कि घर छोड़ते वक्त तुम भूल आई थी थोड़ी सी आग। हाँ रे, आग। वो आग तो नहीं माँ, नहीं। वो आग बुझी नहीं होगी अभी शायद। नफरत की आंधी भले ही तेज बहती है, लेकिन जिस दिए की बाती सदियों के संस्कारों की बाती हो, जो दिया स्नेह और भाईचारे के चौबारे पर रोपा गया हो, वो दिया बुझता नहीं है। तभी तो वो हमें बुला रहा है। बुला रहा है ना? बुला रहा है तो फिर चलना चाहिए। हमें चलना चाहिए। शायद इसीलिए जीवित हैं हम, इसी आस में जिंदा हैं बेटे। माँ, तुम्हें याद है तुम्हें हम वहां एक नदी भी छोड़ आए थे। वो अब न जाने कैसे बह रही होगी, कैसे हमारा विरह सह रही होगी माँ। मुझे वो नदी बहुत याद आती है। लेकिन वो तो अब सूख चुकी होगी ना? नहीं माँ, नहीं। ऐसे कैसे सूख जाएगी? सूखने नहीं दूंगा उसे मैं। अपने आंसुओं से उसकी कोख भरता रहूंगा। माँ, तुम भी अपने भीतर उस नदी को निरंतर प्रवाहित रखना। मैं भी रखूंगा। हम सब रखेंगे जो उससे दूर निकल कर आ गए। उस नदी को अभी युगों तक बहते देखना है हमें। जब तक वो बहती रहेगी, गूंजते शंखों की आवाज सुनाई देती रहेगी, ऋचाओं की लयबद्ध स्वर लहरियां सुनाई देती रहेंगी माँ, सुनाई देती रहेंगी। कटाक्षे दयाद्रां करे ज्ञानमुद्रां कलाभिर्विनिद्रां कलापै सुभद्रां पुरस्त्रीं विनिद्रां पुरस्तुङ्गभद्रां भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बां भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बां भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बां भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बां। ओ नदी, तुमने कैसे ये निश्चित कर लिया कि मेरे भीतर तुम यात्रा कर रही हो? मेरी खामोशी का अर्थ अगर तुम मेरे भीतर की यात्रा मान लेती हो, तो तुम जरूर बता सकती हो कि कहाँ पर खत्म होती है ये यात्रा और कहाँ से शुरू होता हूँ मैं। बताओ ना। तुम जब भी आई थी मेरे पास, मैं निर्वसन था, निःशब्द, मैं मौन था। सफेद चादर पे अब
कोई इबारत नजर नहीं आती। लगता है वो खुद मिटा गया अपने ही कदमों के निशान। कुछ इस तरह हुआ कि लगातार पेड़ उगते गए और परिंदों को घर की तलाश रही। नीलांबर, नीलांबर। हाँ माँ। बेटा, तुझे तो याद भी नहीं होगा कैसा था तेरा घर, कैसी थी वो वादी। अच्छा ही है, खोने की पीड़ा नहीं होगी तुझे। हमने सिर्फ घर नहीं खोया है, हमने वो खुशबू भी खो दी है। जानता है क्या होता है अपने घर और जमीन की खुशबू खोने का मतलब? बहुत पीड़ा देता है ये एहसास। सुन रहा है, सुन रहा है? तेरे पिताजी गुनगुना रहे हैं, सुन। उसका ही ताना उसका ही बना, जन्नत कोई रच गया। हर मुख से विस्तार उसी का, शारदा पीठ है सार उसी का। साफ शफा हुआ मन का आंगन, ऋषि मुनियों ने गया। कण कण और अंतर मन विद्यमान रहती ललयोगिनी। सराबोर मन का ये सरोवर, अष्टकमल कोई खिल गया। फूल गुलाबों से रंगत उसकी, केसर बाबों से संगत उसकी। महका हर जीवन उपवन में, बनकर खुशबू बस गया कर, बनकर खुशबू बस गया। मैं श्वेतांबर, ये क्या हो गया? हवाएं जहरीली क्यों हो गई? अनायास मौसम क्यों बदल गया? चिनार अचानक यूं सुर्ख क्यों हो गए? हम घरों से बाहर निकल आए, बहुत दूर तक चले आए। चलना पड़ा। आसमान ही नहीं, झंडों के रंग भी बदल गए। अनजान कर्कश आवाजें गूंजने लगी थी। चलते चलते भागने लगे, चलते भागते इतनी दूर आ गए कि घर वापस लौटने की हर राह, हर पगडंडी भूल गए। मेरा चिनार पीछे छूट गया। मेरा चिनार पीछे छूट गया। अरे, आप आ गए? हाँ कांता, आज कुछ जल्दी आ गया। लगता है तुम दोनों कहीं गई थी। जी हाँ, वितस्ता को लेकर मंदिर गई थी मैं। ओह। पापा, आप भी होते ना तो और भी अच्छा लगता। यानी मेरी लाडली वितस्ता को मंदिर जाना अच्छा लगा? हाँ, बहुत।
पुजारी जी भी पूछ रहे थे आपके बारे में। वो पूछ रहे थे कि नीलांबर जी साथ क्यों नहीं आए। फिर मम्मी ने कहा कि वो भी ऑफिस से नहीं लौटे हैं। और फिर पुजारी जी ने वितस्ता के माथे पर ये टीका लगा दिया। अरे आपको कैसे पता? अरे तेरा माथा बता रहा है। मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा पापा, आज तो 1 तारीख है ना, फिर तो आपको सैलरी भी मिली होगी। ओहो वितस्ता बेटा, पापा थके हैं, उनको आराम करने दे। नहीं, उसे बात करने दो। बेटी क्यों पूछा कि मेरी सैलरी मिली या नहीं? पापा क्योंकि मम्मी ने कहा है कि आपकी सैलरी मिलेगी तो मेरे स्कूल की फीस जमा होगी। मैं श्वेतांबर, जमीन से उखड़े हुए इंसान और टूटे हुए सपने एक से ही बदरंग होते हैं। बदरंग, भयावह बदरंग। लेकिन ये महसूस करना बच्चों का खेल नहीं है। रोना, छटपटाना पड़ता है, चीखना पड़ता है, घर से निकाले जाने का दर्द भोगना पड़ता है। खुल जाते हैं छोटे छोटे हाथ बेतहाशा आसमान की तरफ। हर 1 तारीख को नियमानुसार मोल लिया जाता है मुझे। बैठता हूं क्षण 2 क्षण के लिए बच्चों के साथ, बच्चों जैसी बातें करते हुए, ऑफिस फाइलों का सहारा लेकर। नन्हे नन्हे हाथ, तालियों की आवाज, कोशिश करता हूं दबाने की मेज पर पड़े पेपरवेट से। और मैं लगातार गिनता जाता हूं बिखरते ताश के पत्तों को। काश मैं स्वयं एक बिखराव न होता। कागज की इमारत में बैठकर मैं ताश के पत्ते गिन रहा हूं। लिख देता हूं हर एक पत्ते पर आने वाला कल। समय को मुट्ठियों में बंद किए सौंपता हूं घर औरों को। चढ़ा देता हूं रंग कागज की दीवारों पर। चलते कारवां से मिलना, छूना इन हाथों से आकाश को चाहता हूं मैं भी। परंतु कागजी इमारत में रहते हुए एक पूरा जीवन जीना सीखने की कोशिश में रात भर जागना, दिन में फिर टूटना, शाम को जुड़ने के संघर्ष में टांगें पसार के करवटें बदलते रहना अनिवार्य है तब जब मैं हूं हर क्षण के बाद। मैं नीलांबर श्वेतांबर से अलग नहीं हूं। फिर भी अलग ही हूं। मैं उसे दूर से देख सकता हूं या फिर काफी पास से भी। मैं आसान हूं, वो दुरूह। हम दोनों की शक्लें अलग अलग हैं, आवाजें अलग अलग हैं, अंदाज भी अलग ही हैं। फिर भी वो खुद बदला नहीं, भले ही सदियां बदलती रहीं, क्योंकि वो मेरे जैसा तब भी दिख रहा था और आज भी। हम शक्ल नहीं है, हम पर्यायवाची भी नहीं है। हम दो हैं, अलग अलग हैं, मगर भीड़ में अकेले हैं, एक दूसरे के साक्षी हैं। हम नदी के दो किनारों पर खड़े पानी में प्रतिबिंबित आकृतियां हैं। हाँ, उसे चिनार बहुत याद आते हैं, बहुत। कहाँ गई? यहीं रखी थी। अरे क्या ढूंढ रहे हैं इतनी रात में? मेरी डायरी कहाँ है? डायरी? कौन सी डायरी? अरे वही जिसमें मैं कविताएं लिखता हूँ। अरे तुम्हारे हाथ में ही तो रहती है हमेशा। तुम्ही ने रख दी होगी कहीं, यहीं कहीं। ये रही।
मिल गई। सुनो, तुम जागती रहो ना। अरे नहीं, मुझे सोना है। मेरी कविता आज तुम्हें रुलाएगी नहीं कांता। मैं जानता हूं सारा शहर दर्दनाक कहानी सुनकर अपना नाम तक खो चुका है। मैं क्यों ना इसे सच समझूं? लोग कुत्तों को पीले चावल खिलाकर मेरी कविता को ल्यूकेमिया की तरह पाल रहे हैं। जिस किसी को भी मेरा बीमार कुत्ता काट खाया, फैलता गया वो मेरी डायरी के पन्नों पर एक कविता की तरह। इस शहर के पूरे इतिहास का साक्षी यानी मेरा बीमार कुत्ता। कल रात जो मैंने स्वयं अपना कुत्ता रोते देखा, वो एक दस्तावेज है मेरी कविता का। मैं कब का कह चुका हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच सच कहूंगा। सच के सिवा जो कुछ भी होगा कम से कम मेरी कविता नहीं होगी। फिर भी लोग मेरे बीमार कुत्ते को हमेशा यही शब्द खिलाते रहे, तुम्हारा मालिक महज एक कवि है। खिड़कियां दरवाजे बंद करके उसकी बात मानने से इनकार करना। क्या बड़बड़ा रहा है नीलांबर? कांता तो सो गई। कांता सो गई? अरे हाँ, ये तो सो गई। दिन भर काम करती है, थक जाती है। इसके लिए सब कुछ इसका वर्तमान ही है। इसको सोने दो। हाँ, सोने दो। चिनार भी इसे नहीं पहचानता है शायद। चलो मुझे सुनाओ, श्वेतांबर को सुनाओ। मैं किसी को सुनाने के लिए नहीं कहता। जानता हूं, किसी न किसी बहाने तुम खुद को सुनाते हो। चलो सुनाओ। नहीं, तुम हो कौन? मुझे नहीं पहचाना? मैं श्वेतांबर। अपने प्रतिबिंब को नहीं पहचाना? प्रतिबिंब? प्रतिबिंब तो आईना ही दिखाता है ना। बात तो सही है। वैसे अब प्रतिबिंबित होने की कोई आवश्यकता नहीं है नीलांबर। आईना तोड़ डालो अब। क्यों? क्योंकि हम अपने कद से ऊंचे, बहुत ऊंचे होते जा रहे हैं। तुम्हें मालूम है तुम्हारे पास चिनार के दरख्तों और उसकी खुशबू की वसीयत है? अंततः वो जो तुम्हारे आंगन में खड़े चिनार की शाखाएं हैं ना, मेरे घर तक पहुंच चुकी हैं, जिसकी गिरफ्त में मैं ही नहीं पूरा शहर आ चुका है। यहां तक कि मैं रोज इसके साथ खड़ा पाता हूं। इसमें शक नहीं कि तुम जानते हो, सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुम्हारे चिनार का कद मुझसे बहुत ऊंचा है। तुम में और मुझ में यही एक अंतर है। तुमने ठीक कहा नीलांबर, तुम में और मुझ में बस यही एक अंतर है। धूप सेकने के लिए न मैं छत की ढलान पर बैठ सकता हूं, न खुले मैदान में आ सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों के लगाए हुए इस वृक्ष ने मेरे और मेरे बच्चों के हिस्से में साया बांट रखा है, जो जहर की तरह रग रग में फैल गया है। इस बार की अफवाह सच ही निकली कि वसंत आया, मगर आज बेमौसम ही तुम्हारा चिनार सुर्ख हो गया है। इसलिए नहीं कि मेरी आंखें लाल हैं और पत्ते मेरे जिस्म से झर रहे हैं। लोगों में शक पैदा हुआ है कि तुम्हारा चिनार आदमखोर है। तुम्हारा चिनार आदमखोर है, आदमखोर। बहुत समय के बाद जब मैं वापस लौटा, खिड़कियों के पर्दे बदल दिए गए थे। रोशनदान पर लटकते मकड़ियों के जाल को हटा दिया गया था। मेरे कमरे की दीवारों पर लटकती एब्स्ट्रैक्ट तस्वीरों को उलट दिया गया था। आज मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मेरे पैर इनकार कर रहे हैं वापस लौटने के लिए। मैं महसूस करता हूं केवल कि कमरे के ताक पर चढ़े मेरे पैर अंदर से हिल रहे हैं। शायद इसी प्रतीक्षा में है कि कब दीवारें विस्तृत हो जाएंगी। खिड़की से बाहर, हाँ, खिड़की के बाहर कोई छू भर देता है और हठात उलट जाते हैं मेरे हाथ, विस्तृत हो जाती हैं दीवारें और मैं अपने को ट्रैंक्विलाइजर से सुला देता हूं।
फिर भी धूप सेकने के बहाने लटक रहे हैं हाथ बाहर एक और स्पर्श के लिए। कहाँ है बेटा? नीलांबर, नीलांबर। मैं यही हूँ माँ। माँ, बिजली कब आएगी? भगवान जाने कब आएगी। ले तू खा जल्दी से। माँ मुझे अंधेरे में खाना खिलाती थी उन दिनों। मैं निशब्द हर बार अपनी आंखों से अंधेरा बुनता रहा, अपने ही इर्द गिर्द, अपने अंधेरे के आसपास। अंधेरे में माँ की गोद में किलकारियां मारना कुछ उसकी विवशता, कुछ मेरी आदत, अकारण ही मेरी नियति के अंग बन गए। मैं तो निष्कासित हूं अपनी ही जमीन पर, अपने ही घर से। गमले से उखाड़ कर फेंके गए ताजा पौधे को कभी रुक कर पलट कर देखा है आपने? देखा होगा, लेकिन उसके दर्द को महसूस नहीं कर पाए होंगे। मैं उसी दर्द की कहानी हूं। मेरी किस्मत का शहर भी अजीब है, अजीब है। अब तुम बिल्कुल आश्वस्त हो। तुम एक विशाल पेड़ हो, एक लंबी कतार हो, एक सिलसिला हो अपने इतिहास का। कितने अजीब आदमी हो तुम नीलांबर। एकदम साधारण, एकदम पहचाने हुए से आखिर तुम्हारे सभी सपने सच निकले। मैं इस पेड़ को हमेशा एक घर की संज्ञा देता रहा। दूर दूर तक फैली हुई टहनियों के साथ अपने जीवन के क्षणों को जोड़ता रहा। अब नकारा नहीं जा सकता कि इस पेड़ नुमा घर में, अर्थात इस घर नुमा पेड़ में एक लंबे इतिहास की रचना हो रही है। अरे संभाल कर वितस्ता, ठीक से खाओ ना। सॉरी पापा। सुनो, घर में सारे मसाले खत्म हो गए हैं, नमक भी। कल सुबह ही मार्केट चले जाना, वरना बिना नमक का खाना खाओगे। तुम्हारा इतिहास इस घटना से मुक्त है कि एक दिन रानी ने नमक को ही राजा से अधिक प्रिय माना था। तुम नमक नहीं हो, परंतु स्वाद मुक्त भी नहीं हो। तुम उस रानी का राजा नहीं हो, एक विशाल पेड़ का आभास हो। वितस्ता, बेटा आप सीधे अपने बेड पर जाना। नहीं, पहले तो मैं पापा से कहानी सुनूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आजा मेरी बच्ची, आजा, मैं कहानी सुनाऊंगा तुझको। बच्चों ने पहले भी कहानियां सुनी है। राजा के पास धन, घोड़े, हाथी, फौज और एक बहुत बड़ा महल होता है। तुम्हें याद होगा, राजू ने एक दिन तुमसे पूछा था, पापा अगर मेरा नाम राजकुमार है तो क्या तुम राजा हो? मैं जानता हूं, उस समय तुम निरुत्तर थे और चुपचाप भीतर से ही एक पेड़ की तरह फैलते गए। तुम राजा नहीं थे, फिर भी राजकुमार को राजा का बेटा होने का एहसास देते रहे, ताकि वो आगे चलकर सदियों से चलती आ रही अपने पूर्वजों की इस लंबी कहानी में खुद राजा ना होकर भी अपने बेटे को राजकुमार होने का आभास देता रहे। अरे वितस्ता सो गई? तुम भी सो जाओ। क्या सोच रही हो कांता? सोच रही हूं कि सब चुप क्यों हैं। चांदनी सी नर्म पीली रोशनी में बस एक अफसाना पत्थरों का। पत्थरों का?
चारों दिशाओं से आती बस पथरीली आवाजें, डूबना, डूबते जाना एक खामोशी में। मैं कुछ भी नहीं सुनती, तुम कुछ भी नहीं सुनते। एक खामोश व्यक्तित्व पाया सबों ने, पाए कान पत्थर के। तुम मौन, मैं मौन, बाकी सब आपस में टकराती नजरें, पथरीली पथरीली। मेरे हर एक प्रश्न पर तुम मौन रही कांता, और मैं तुम्हारे मौन को तुम्हारी स्वीकृति मानता रहा। पता नहीं तुम क्या अर्थ दोगी जब मैं मौन हो जाऊंगा। तुम पूछो तो मैं उत्तर दूं। उम्र भर की खामोशी सिर्फ आहों से नहीं टूटती। घाटी के बीचों बीच अब भी नदी का सहजता से बहना एक सत्य है। साक्षी है चिनार, साक्षी है उस नदी का प्रवाह कि जब भी किसी ने नदी को काटना चाहा, वो घाटी के अंतरंग में बहती रही। किसी को भी प्यासा नहीं रखा नदी ने, क्योंकि उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। नदी यदि लोग तुम्हें मां समझते हैं तो तुम जरूर उस बेटे को भी जानती होगी जिसे अभी भी पहचाना नहीं जाता, इसलिए कि वो सिरफिरा हो गया है। वो किसी भी रूप में तुम्हें छल रहा है और तुम हमेशा हमेशा उसे क्षमा करती आ रही हो। मेरी खामोशी का अर्थ यदि तुम मेरे भीतर की यात्रा मान लेती हो तो तुम जरूर बता सकती हो कि कहां पर खत्म होती है तुम्हारी वो यात्रा और कहां से शुरू होता हूं मैं। ओ चिनार के वृक्ष, बचपन से तुम्हें अपने साथ उगते देखा है। सौंपता रहा तुम्हें अपना हर एक वसंत, और मैं खुद झरता रहा पात पात। महज पात्र नहीं हो चिनार, तुम दादी मां की कहानियों के, बल्कि तुम साक्षी भी रहे हो हर बदलते मौसम के, हर खिड़की द्वार के, देहरी आंगन के, रिश्तों की खुशबू के, नदी के प्रवाह के। क्या उत्तर दूं मैं अपने पूर्वजों को, उन ऋषि मुनियों को जिन्होंने अपने तपोबल से सौंप दिया था तुम्हें मेरे अंतरंग को। आज दोनों के जिस्म हैं लहूलुहान, क्योंकि तुम हो गए हो आदमखोर, और मुझे अपने भीतर से आना पड़ा बहुत दूर, बहुत दूर। मगर कहीं पर आकर भी खत्म नहीं होती वो सीमा जहां से तुम्हें अपने से अलग देख सकूं। दरअसल अलग अलग नहीं है हम दोनों की जमीन, इसीलिए बचपन से तुम्हें अपने साथ ही उगते देखा है। तुम जब भी हंसते हो मेरा चिनार कटने लगता है। काश ये चिनार नहीं एक मरुस्थल होता, या एक अंधेरा, नहीं तो एक समुद्र जिसे तुम अपने दांतों से क्या, अपनी शक्ल की आरी से भी न काट सकते। यही एक प्रश्न चिन्ह अब भी मौजूद है तुम्हारे और मेरे बीच। इसलिए नहीं कि तुम हंसते हो, तुम्हारे दांत बहुत भारी हैं, जिनके बीच तुम्हारी अपनी भाषा भी सुरक्षित नहीं है। पतझड़ का जो मौसम आ गया, अभी आ गया, इसी बेमौसम में तुम ये सांसें छोड़ते हो ना, बदबूदार, तुम्हारे इन्हीं दांतों से गुजर कर आती हैं। साक्षी हैं चिनार,
लहूलुहान है घाटी, शहर, नदी, झील, पहाड़, चिनार और सब कुछ, फिर भी कहीं पर है मौजूद अब भी किसी फूल की खुशबू। इसी भी जड़ से मत उखाड़ो। देखो, वो अभी मुरझाया नहीं, मुस्कुरा रहा है सन्नाटे में भी। ध्वस्त होते हुए नगर के विकृत व्याकरण से वो अभी परिचित नहीं है, इसलिए वो अनभिज्ञ है बंदूक और बम विस्फोट की भाषा से। उस फूल की भाषा को ऐसा कोई भी शब्द मत दो जिससे चिनार हर मौसम में सुर्ख होने लगता है, जिसकी शाख शाख अब हो गई है आदमखोर। फिर भी कोई डर नहीं मानोगे तो भी है भरोसा मुझे भरोसा है कि फूल की खुशबू मौजूद ही रहेगी, क्योंकि उसे तुम्हारा कोई भी हथियार काट नहीं सकता, नहीं काट सकता। मां क्या सोच रही है पथराई आंखों से? मां, लोगों की आंखें लाल हैं, जल रहा है नगर पूरा का पूरा। आग लगी कहीं किसी जंगल में आसपास है। अपने घरों से बाहर आए लोग खड़े खड़े उदास हैं। कहीं किसी घर में रह रहा मानव आदिकाल से ही शापग्रस्त है। शहर देखा नहीं अभी तक उसने, न शहर के लोग, न भीड़, न एक लंबी सड़क, न सुनी है चीखें जो उसकी भाषा को पत्थर बना देती है। दरअसल ये मानव असभ्य है, अनभिज्ञ है, आदमी और जानवर को एक जैसा समझता है। उसकी भाषा में कहीं भी सूर्य की परिभाषा नहीं है, इसलिए हर सूर्योदय उसके लिए एक भयंकर आग है। रात उसके लिए कहीं भी कोई अंधेरे का टुकड़ा है जिसे ओढ़कर वो अगली पीढ़ी के लिए अपने आप को रखता है सुरक्षित। वो लड़ना चाहते हैं, उनको बहाना चाहिए। वो लड़ते हैं और बहाना मेरी नपुंसकता है। मैं उनका प्रतिनिधि हूं, वो मेरे जन हैं। मैं लड़ नहीं सकता, वो लड़ते हैं, बहाना मेरी नपुंसकता है। मेरे बंधु, मरूंगा जब मैं, रोना नहीं, चिल्लाना जोर जोर से कि एक नपुंसक की मौत हो गई जो हमेशा अपने खालीपन को भर लेता था दूसरों के फालतूपन से। आप इसे नियति कहेंगे अथवा विवशता, आप जाने। मैं केवल यही जानता हूं, यही मानता हूं। ये युद्ध जो छिड़ गया तभी समाप्त होगा जब नष्ट होगी मेरी नपुंसकता। परंतु मेरे बंधु, मेरी मौत अभी निश्चित नहीं। मेरे जन लड़ते हैं, वो वीर योद्धा हैं, खूब लड़ते हैं, मरते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो जो आज विजय उन्माद से तर हैं, युद्ध क्षेत्र से भागेंगे अवश्य। उनमें भी नपुंसकता आएगी। वाह, क्या कहने! सफेद परचम! इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद परचम का रंग सफेद है। सचमुच इस बहुत लंबी सड़क पर साबुत आदमी उगे हैं। बीज तुमने तब बोए थे जब इस सड़क को मेरे घर के साथ मिला दिया गया था। तुम
मेरे घर को हमेशा सुरक्षित रखने में व्यस्त रहे, क्योंकि तुम्हारे इतिहास पर पड़े कीड़े मेरे जिस्म पर पल रहे हैं। तुमने कई बार मुझे अपना पर्याय बनाना चाहा, मगर मैं हमेशा उस हादसे के करीब गुजरता रहा जो मेरे ही घर में होता रहा। तुमने अपनी भाषा में ऐलान भी किया, जो सड़क तुम्हारी अंतरात्मा के साथ जुड़ती है, उस पर जो भी घटना घटती है, उसको इतिहास में अवश्य स्वर्णाक्षरों से नामांकित किया जाएगा। फिलहाल मैं इसी प्रतीक्षा में हूं कि कब मेरे घर और तुम्हारे चेहरे तक का फासला एक बहुत बड़ा हादसा कहलाएगा। उस समय मैं जरूर इस लंबे इतिहास का रचनाकार बनूंगा। नीलांबर, अब क्यों? तब खड़े होते तुम समय के साथ। तुम चाहते यदि उसी वक्त कोई भी सवाल पैदा होने से पहले पहचान की पहली चिंगारी को जबरदस्त आग में तब्दील कर सकते थे, और उसी वक्त यदि आग की शिनाख्त कर पाते तो इस वक्त इस आग में न झुलसते हम। तुम्हारे चाहने और ना चाहने के नतीजे में ही अब हम आज पहली चिंगारी को मशाल में तब्दील करने की कोशिश में अपने ही देश में अपने देश के लिए दौड़ते नजर आते हैं। ऐसा भी न था कि उस वक्त तुम पहली चिंगारी की मौजूदगी से दूर थे। इसके लिए न तुम्हें जरूरत थी किसी मुल्क की, न सीमा की, न भूगोल की। फिर भी तुम जमीन को उधार में ही बांटते रहे, और सत्य की ही जीत होती है साबित करने के लिए विरासत में हमारे लिए छोड़ गए पलायन की दौड़। इसके बावजूद कि तुम्हारे पास पहली चिंगारी थी, उस वक्त तुम चाहते तो जरूर उसे आग की पहचान दे सकते थे। उसे कुछ शब्द देते, उसे कुछ अर्थ देते, अपने कबीर से ही मांग लेते, अपने तुलसी से ही उधार लेते। किंतु तुम मौन रहे और हम दौड़ते रहे। आज भी सत्य की खोज में हाथों में मशाल लेकर हम दौड़ रहे हैं, अपने ही देश में, अपने ही देश की खोज में। श्वेतांबर, मेरा प्रतिरूप, यही कहा था ना तुमने? अब जरूरी हो गया है, हां जरूरी हो गया है रोशनी का सत्य जानना। इसी बहाने खुशबू और बारूद का अंतर करना भी जान जाएंगे। यदि तुम समझते हो कि भीड़ का कोई भी चेहरा नहीं होता और नहीं होती है उसकी कोई व्यक्तिगत पहचान, तो फिर किसी ऐसे चेहरे को शिनाख्त कर ही लो जिसे तुम्हारी जरूरत हो। अब की बार ऐसी खिड़की खोली दो ताकि बाहर इंतजार कर रही खुशबू तुम्हारे जिस्म से चस्पा हो जाए और फिर कट ना सके किसी भी हथियार से तुम्हारा जिस्म, और ना कर सके विभाजित कोई भी हथियार उसके नक्शे को। यदि तुम बोल सकते हो बंदूक की भाषा और सिर्फ विस्फोट होंगे तुम्हारे भीतर से, तो फिर तुम कोई भी खिड़की, कोई भी दरवाजा खोल दो, वहां से अंदर आएगी सिर्फ लहूलुहान भीड़ ही, जिसकी परिणति तुम होगी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हमें आश्रय दो। तुम फेंक आओ अब कहीं बचा हुआ बाकी सन्नाटा। सूनेपन से अपनी मुस्कान वापस ले लो। सिर्फ फितरत बदलने से सदियों का इतिहास नहीं मिटता। सन्नाटे से आज तुम जो इबारत लिख रहे हो वो किसी एटम बम से कम नहीं होगी, क्योंकि नमूदार होगी जब सन्नाटे की ये इबारत भूल चुके होंगे सभी रोशनी का व्याकरण, और फिर हर तरफ नजर आएंगी सिर्फ चलती फिरती छायाएं। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि जो कुछ भी सन्नाटा बचा है तुम्हारे पास, फेंक आओ उसे कहीं, खाली करके आओ अपनी जेबें,
भर दूंगा उनको मैं बहुत सारी जन्म तिथियों से जिनका इतिहास लिखा जाना अभी बाकी है। सन्नाटे से सवाल करती आंखें अब थक चुकी हैं, थक चुकी हैं। पूछती हैं क्यों नहीं आती कोई भी चिट्ठी उन दूर वादियों से, पहाड़ों से। उन्हें क्या पता आतंक हिंसा की आंधियों से इबारत ही मिट गई है मासूम चेहरों की। इसलिए नमूदार नहीं अब एक भी दस्तखत खून से लथपथ शहर पर। खो गई है पहचान नदी की खुद नदी की गोद में। मिलेगी कैसे अब ये घाटी के अंतरंग में, खेत खलिहानों में, केसर की क्यारियों में? इन सवालों का उत्तर चाहिए आज जरूर उन थकी हुई आंखों को जो सोई नहीं है तब से, षड्यंत्र में मारी गई जब से इस शहर की मुस्कान। गीली होती क्यों नहीं आंखें बूढ़ी मां की? क्या जन्म दिया था इसलिए उसने कि उसे बदले में मिले शहर लाशों का? शहर के चौराहे पर आकर बूढ़ी मां आज एक ही सवाल का मांग रही है उत्तर कि तुम्हारे लिए जिस खुशबू को मैंने दिया था जन्म, उसके बदले में मुझे मिली बस आंधी। क्या चिनार के दरख्तों की किस्मत में यही लिखा था? हुआ ऐसा ही बिल्कुल कि चिनार खड़ा पतझड़ में हताहत सा प्रतीक्षा कर रहा है उस कीलदार बूट की कुचलन की, उसी तरह कि बाद में हर बार की तरह जिस तरह अंधेरे और अंधेरे के बीच एक ताजा जख्म अभी गीला सा, बिल्कुल नया नया सा तड़पन का एक समुद्र उगलता रहा। और सिलसिला वही रहा कि अब जख्मों का सिलसिला रात की परिभाषा मांग रहा है। रात जो हर बार सोती है, होती है हम बिस्तर हर अंधेरे के साथ। मगर हर अंधेरा नहीं हो सकता रात। अगर रात सचमुच है तो अंधेरा निगलता है एक साबुत आदमकद इतिहास को और उगलता है एक लाल सूरज जो कीलदार बूटों की आहटों से उगे किसी मासूम हाथ की भाषा में पतझड़ का नमूना है। बार 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 इस नासूर को अपने दिमाग में पालने से इनकार करते हैं कि वे किसी भिखारन की उल्टी हैं। सभ्य लोगों का झूठा खाकर जन्मे हैं। इसीलिए अभी अभी सभी दौड़ते भागते अपने अपने घरों में घुसकर तालियां पीटते हैं इस खुशी में कि वे मानव जाति का स्वच्छ विकास है। सूर्यास्त से सूर्योदय तक का इतिहासज्ञ हैं जिनकी रचना किसी भी आधार पर स्वीकृत नहीं की जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है मैं अपनी बंद मुट्ठियों से बहुत दूर निकल आता हूं, अपने लंबे लंबे नाखूनों से जमीन पर लिख देता हूं जीवित हूं, अब सुरक्षित हूं। कब तक मेरे हाथ काटते रहोगे? ये क्रांति मेरे रग रग में है। कब तक मुझे लहूलुहान करते रहोगे? इसका सूत्रपात मेरे मस्तिष्क से हुआ है। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैं वो नहीं हूं कि इस बार भी मारा जाऊंगा। मरूंगा तो अपनी इच्छा से, नहीं करूंगा आत्महत्या, मगर जलूंगा, राख हो जाऊंगा, जला डालूंगा अपने आप को कविता की आग में।
बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे कि अब की बार फिर मारा जाऊं, वो भी तब जब नहीं होगी मेरे साथ मेरी कविता। यदि करना होगा निश्चित ही अंत मेरा, तो मैं अपनी कविता की आग से, लय से, शब्द अर्थों से जला डालूंगा अपने आप को, खुद करूंगा आत्मदाह। जब कविता पूरी तरह मेरी हो चुकी होगी। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? इतिहास के जिस पृष्ठ पर मैं मरा था, मेरी अनुपस्थिति में गाड़ दिया गया है उसे जमीन में। मैं इतिहास ही नहीं, बल्कि कोई भी इतिहास अब मुझे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। किसी भी पुरानी घटना के साथ टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता हूं, परंतु आसपास के अनियंत्रित आयामों में अनायास ही बिखर जाना स्वयं में एक इतिहास बन गया है। क्षण का क्या है, कभी कुछ लेकर गया, कभी कुछ देकर चला जाएगा। सुना है चिनारों की खुशबू वापस लौटने वाली है। क्या हौसले की नई उड़ान से कोई नया आसमान मिलेगा? शायद, हां, शायद न। हम कब जाएंगे अपने घर? हम कब जाएंगे अपने घर? बेटा, मुझे अपने घर ले चल। मैं वहीं मरना चाहती हूँ। न जाने कैसा होगा मेरा वो आंगन। मेरी तुलसी तो सूख गई होगी ना। मोहल्ले का शिवालय न जाने कैसा होगा। हमें उस मिट्टी की सुगंध तड़पाती है बेटा। पता ना कब जाएंगे हम अपने घर। मां, घर छोड़ते वक्त हम अपनी नदी भूल आए वहां। अब कैसे बह रही होगी, कैसे हमारा विरह सह रही होगी। मां, मुझे वो नदी बहुत याद आ रही है। क्या नदी सूख गई होगी? मैं अपने आंसुओं की धारा से सूखने नहीं दूंगा अपनी नदी को। मां, अपने भीतर नदी को निरंतर जीवित बहते रखना। मां, नदी को अभी युगों युगों तक जीवित बहते हुए देखना है। कुछ अकेले अकेले ही होते हैं, कुछ अकेले बहुत सारे होते हैं। कुछ अकेले जुलूस में से गुजरते हैं, कुछ अकेले जुलूस की तरह गुजरते हैं। कुछ अकेले सिर्फ चेहरा लिए होते हैं और कुछ अकेले चेहरों पे चेहरे चस्पा किए होते हैं। कुछ अकेले अपनी खाल में खुद होते हैं और कुछ अकेले भेड़ की खाल में पूरा जंगल होते हैं। कुछ अकेले पूरी दुनिया के लिए अकेले पर्याप्त होते हैं और कुछ अकेले अपने में ही पूरी दुनिया लिए होते हैं।
चिनारों से अगर पूछो यही पैगाम मिलते हैं, वो आंगन और वो गलियां सभी वीरान मिलते हैं। छोड़ आए थे माजी हम जहां उजड़े मकानों में, वहां अब सिसकियां टूटे हुए अरमान मिलते हैं। साक्षी हैं चिनार। अभी आप चर्चित नाट्यकर्मी योगेश त्रिपाठी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। यह नाटक डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना की कविताओं और उनकी संवेदनाओं को समेटकर लिखा गया था। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार और प्रस्तुतिकरण सहयोग सुधीर गुप्ता का था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, नीरज शर्मा, सुरेंद्र सागर, किरण शिवपुरी, रश्मि दर, अंजू गुप्ता और सुहानी। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।